हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने जो सीखा है, यानी ये जो सीरीज हमारी चल के आ रही है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे चल के आ रही है। और हमने कंटिन्यूटी के जितने भी सवाल है आपके बुक के एनसीईआरटी के 5.1 और उसके एग्जाम्पल और उसके कॉन्सेप्ट वो हमें पीछे की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे अपना स्टार्ट हो रहा है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपका सबका फेवरेट टॉपिक जो है 12th क्लास में वह है डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, यानी अवकलनीयता और अवकलन। उसके बाद में हम करेंगे समाकलन, ठीक है ना। फिर उनके यूज भी होते हैं, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटीज, डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रल्स, यानी यूज ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग, उनको भी हम सीखेंगे। हमारा आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा अवकलन गणित के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र है, वो सारे के सारे सूत्र मैं आपको एक साथ आपको दूं ताकि आप उनको रिमेम्बर करो और उनको याद करो। फिर हम अवकलन गणित के 5वीं जो प्रश्नावली है, 5th एक्सरसाइज है, उसके कंप्लीट 8 चैप्टर है, उसमें बड़ी एक्सरसाइज है, उसको एक साथ सब हम करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप बड़ी रेडी हो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, ठीक है ना। तो तैयार हो, चलो शुरू करते हैं। सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो सबसे फेवरेट है सभी का वो है अवकलन। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लिए कि अवकलन का अर्थ क्या है। देखो, अवकलन का अर्थ क्या है पहले तो वो समझ लो। अवकलन का अर्थ, तो बच्चों अवकलन का अर्थ सीधा सा है कि कोई भी फलन है, क्या कोई भी फलन है, उसका परिवर्तन होने का जो दर होता है, परिवर्तन होने का दर जो होता है, रेट, वो होता है अवकलन। यानी ये कोई भी फंक्शन अगर अपने डोमेन में किसी एक रेंज में आपको देखना हो कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो किस स्पीड से बढ़ रहा है, यानी उसके बढ़ने की दर क्या है, उसके घटने की दर क्या है। तो दर हमेशा ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। धनात्मक का मतलब वो फलन उतनी स्पीड से बढ़ रहा है, इन डिक्रीज होने का मतलब वो उतनी स्पीड से घट रहा है। जैसे कोई फंक्शन जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो वो अगर 0 से π/2 में अंदर देखोगे तो ये फलन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, उसे ही हम अवकलन बोलते हैं, ठीक है। और फलन को हम y से डिनोट करते हैं, तो dy क्या होता है, डिफरेंस होता है। होता है क्या, डिफरेंस होता है। वो किसके रिलेटेड, उसका डोमेन को किससे लिखते हैं हम, x से, तो किसके डिफरेंस से, x से रिलेट होके। तो वो हम कहते हैं कि जब x का डिफरेंस इतना होता है तो उस डिफरेंस में y का डिफरेंस क्या रहा, और वो हम इसको रेट से डिनोट करते हैं, तो d/dx बोलते हैं इसको, d/dx नहीं बोलते, d/dx बोलते हैं। और यहां पर जितने भी फलन आएंगे वो सब आते रहेंगे, ठीक है ना, कोई भी फलन इसमें आ सकता है। यहां पर इसको आप y डैश से भी डिनोट करते हो, y डैश से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि 2 पॉइंट आपके पास है, ठीक है। उन पॉइंट पे पहला पॉइंट x1 है, दूसरा x2 है, x2 पे y2 है और ये y1 है। तो इनके बीच में ये जो y2 माइनस y1 है, ठीक है ना, y2 माइनस y1 है, ये वाला डिफरेंस, इसके बटा में x2 माइनस x1 जो ये नीचे वाला डिफरेंस है, तो इसको तो बोलते हैं डेल्टा y और इसको बोलते हैं डेल्टा x। और डेल्टा x को हम नॉर्मल dy लिख देंगे, इसको dx लिख देंगे, यानी x के चेंज होने पर y के मान में कितने स्पीड से क्या चेंज आ रहा है, वो जो रेट है, परिवर्तन होने का रेट, वही क्या होता है, अवकलन होता है। तो यानी किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस रेट को क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अवकलन क्या है बताओ बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फलन के घटने की दर या फिर बढ़ने की दर। चलो अब हम सारे फॉर्मूले निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, पहला फॉर्मूला जो आप सब सीखते हो वो है d/dx, d/dx, और वो होता है x की पावर n, और उसका वैल्यू होता है n गुणा x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला जो इससे साथ में पढ़ लोगे आप, d/dx, किसी भी एक अचर का वैल्यू, और अचर वैल्यू का अवकलन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, 0। फिर देखो थर्ड, d/dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रसार चर घातांकीय फलन a की पावर x, उसका अवकलन a की पावर x ही होता है, ठीक है। चौथा, d की पावर dx,
ए की पावर एक्स का अवकलन, और ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स गुणा में log ए गुणा में ई बेस में ए। ठीक है, पांचवा जो आप देखोगे वो देखोगे डी बाई डी एक्स, उसमें आप देख सकते हो ए की पावर एक्स बट्टा log ए, और देखो अवकलन से अचर राशि बाहर आ जाती है तो इसके बट्टे में log ए जाएगा तो log ए से log ए कट जाएगा, ए की पावर एक्स होता है। ठीक है, ऐसे आप समझते रहेंगे। अब आप पढ़ेंगे छठा फॉर्मूला, ठीक है ना, वो छठा ये होगा कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे अगर कोई फलन है और उसके गुणा में या भाग में कोई के है तो वो के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, वो के आ जाएगा बाहर। एक काम करो, गुणा में ले लो आप, एक ही बात है, यानी के एफ एक्स, तो के बाहर आ जाएगा और उस फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, सातवां जो फॉर्मूला आपको देखना है वो ये देखना है कि log x बच्चों, क्या ई बेस में log x, उसका अवकलन होता है 1/x, और यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और अंदर log के अंदर x है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐड फॉर्मूला वो देखो डी बाई डी एक्स log, देखो बच्चों यहाँ पे ई बेस x है, अब मैं बेस बदल दूंगा, इसका a कर दूंगा और फिर x का मान, तब क्या करेंगे, तो बच्चों इसको क्या करोगे आप, log में चेंज कर सकते हो। देखो log में क्या चेंज होता है, डी बाई डी एक्स, बेस चेंज होता है, तो अगर ई बेस दूं तो उसके ऊपर जो x है वो तो ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे पहले बेस था वो इसका डोमेन हो जाएगा अगर मैंने ये चेंज किया तो। ये log की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, किसकी प्रॉपर्टी, log की। ये अचर वैल्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अचर वैल्यू बाहर आ जाएगा, और log x का होता है 1/x, और यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये था आठवां फॉर्मूला। फिर नौवां देखो डी बाई डी एक्स 1/x। ठीक है, अब 1/x का अवकलन क्या होगा बताइए, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर। अब ये ऐसे फॉर्मूले जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अब ये 1/x का कैसे बना, x की पावर ऊपर की कितना, -1 हुआ, और -1 का अवकलन क्या होता है, -1 घात बाहर आ गई, देखो n गुणा x की पावर n -1 बाहर आ गई, और ऊपर -1 तो ये हो जाएगा माइनस का x की पावर -2, यानी माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ये मैंने आपको 9 फॉर्मूले लिखवाए हैं। ऐसे ही आप एक फॉर्मूला और याद कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है, वो है वर्गमूल x का। तो वर्गमूल x का अवकलन कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा, ये देखिए, अब आप इसको x की घात 1/2 मान सकते हो, तो 1/2 तो आ जाएगा बाहर, और वो -1/2 नीचे चला जाएगा, तो 1/2 वर्गमूल x। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आप 10 फॉर्मूले आप यहाँ पे नोट कीजिए, फिर आगे की फॉर्मूले में और लिखाता हूं आपको, नोट कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। बच्चों अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं त्रिकोणमितीय अवकलन सूत्र। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, फलनों का अवकलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, मैं 6 के 6 अवकलन लिख देता हूं, बहुत इजी है। देखो बच्चों डी बाई डी एक्स, पहले सबसे पहले करेंगे साइन एक्स का, ठीक है, और साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स, आसान है। ठीक है, दूसरा करेंगे हम डी बाई डी एक्स, और वो भी कोस एक्स का, और कोस एक्स का बच्चा होता है माइनस का साइन एक्स। और मैंने आपको जब मैथ पढ़ाना शुरू किया था तब क्या था, ये कोस बड़ी घोचागारी चीज है, सबसे ज्यादा शरारती यही है, देखो माइनस में आ गया। थर्ड हम करेंगे टेन एक्स का, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो थे अपने साइन कोस टेन के, देखो आप साइन कोस टेन के। अब हम निकालेंगे कोट सेक कोसेक के। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स सबसे पहले लिखेंगे हम कोट एक्स का फॉर्मूला, वो होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर हम निकालेंगे सेक एक्स का, और सेक एक्स का फॉर्मूला होता है
sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। फिर निकालेंगे हम कोसेक x का, और कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स, ठीक है। तो ये आप वापस देख लीजिए, साइन का अवकलन कोस एक्स, कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कोट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का अवकलन जो होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है। तो ये जितने भी 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, छहों के छहों मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, आप अच्छे से नोट कीजिए, उनको याद कीजिए। अब हम लेके आएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ठीक है। नोट करो बच्चों, हाँ जी बच्चों, हेडिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। तो देखो बच्चों, अब आपके पास, आपको पता ही है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। हालांकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से पढ़ा है, एक चैप्टर वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और उसके सीरीज में हमने जितने भी क्वेश्चन है वो हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअली आपने समझा है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स भी मिला उसका, ठीक है। उसी से मोटिवेट होकर देखो, हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आज अवकलन कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। वो पहले पढ़ लिया, अब आपको साइन इनवर्स थोड़ा ओड नहीं लगेगा। बच्चा पार्टी, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड फॉर्मूला, अब देखो बच्चों, सेकेंड मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि ये बहुत इंटर रिलेट करते हैं कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सीधा सा है, बस इसके -1 लगा दो, बाकी सेम है, नीचे हर पे डिनोमिनेटर में सेम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम तीसरा लिखेंगे, इसमें साइन कोस हो गया, टेन का लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स। ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। चौथा फॉर्मूला लिखेंगे डी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स हो गया तो क्या आएगा, कोट इनवर्स एक्स। उसमें भी सेम टू सेम है, बस माइनस चिन्ह लगा दो आप, क्या लगा दो, माइनस का चिन्ह, इसलिए मैं इनको एक साथ लिख रहा हूं, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, टेन इनवर्स कोट इनवर्स, ठीक है ना। अब हम चालू करेंगे सेक इनवर्स एक्स का, किसका, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, और वो हो जाएगा बच्चों, इसमें देखो 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो सेक इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, देखो छठा फॉर्मूला, बस माइनस लगाना और कुछ करना ही नहीं आपको। कोसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो माइनस लग जाएगा, बाकी सेम टू सेम है, एक एक्स बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हमने सीखे हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो ये फॉर्मूले थे बच्चों जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। हर एक फॉर्मूले को हमने अच्छे से लिख लिया है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, और इन फॉर्मूले की मदद से हम इस 5वीं प्रश्नावली को कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को उड़ाने वाले बच्चों। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जब दो फंक्शन साथ में जोड़ में आए तब अवकलन कैसे करते हैं, दो फंक्शन जब घटाव में आएंगे तब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन गुणा में आ जाएंगे तो अवकलन कैसे होगा, भाग में आएंगे तो अवकलन कैसे होगा, अगर दो फलन आपस में संयुक्त रूप से आ जाए, क्या कह रहे हैं हम, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप मतलब फोग वाला, FOG GOF, उस टाइप से कोई फलन आते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं वो हम जानेंगे इनके मिटाने के बाद। तो आप अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों पार्टी, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले देखे ना वो सारे के सारे अवकलन से रिलेटेड थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो अवकलन की कुछ स्पेशल थ्योरम है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम यहाँ पे एक नजर डालने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाली है। सुनो, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अगर किसी भी फलन के साथ कोई अचर संख्या गुणा में आ जाए या फिर भाग में आ जाए तो उसका क्या करेंगे, अवकलन से वो बाहर आ जाएगा, यानी k गुणा d बाई डी एक्स और एफ एक्स, ठीक है, ये ऐसे।
जैसे देख लो बच्चों, मान लो कि आपके अवकलन ये आ रहा है डी की dx और 3 sin x आ रहा है, तो 3 इसमें बाहर आ जाएगा और sin x का अवकलन क्या होता है cos x। बात समझ में आ गया ना, 3 इसमें बाहर आ जाएगा। दूसरा ये है बच्चों, यदि कोई दो फलन जोड़ या बाकी के साथ में आ जाए। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो मुझे बताना चाहिए था पहले बता देता हूं, चलो वो बाद में नहीं पहले बताता हूं, दूसरे नंबर पे वही बताएंगे कि कोई dx dy dx है। अब ये फलन जो कर रहे हो आप अवकलन, वो अक्ष के सापेक्ष कर रहे हो, यानी फलन में जो फलन के बढ़ने या घटने की जो दर है वो अक्ष के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हो। और मान लीजिए आपका जो फलन है वो y पे डिपेंड करता है, अक्ष पे डिपेंड करता ही नहीं है, y अक्ष पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। अक्ष के सापेक्ष ये एक प्रकार से अचर हो जाएगा और अचर का अवकलन क्या होता है 0। बात समझ में आ गई। जैसे सुनो, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे बच्चों ये है और आपसे कोई पूछ ले कि 3y² का अवकलन कितना होगा। अब y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन, और y एक क्या है, y अक्ष के ऊपर डिपेंड नहीं करता, y अक्ष पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, y अक्ष पर डिपेंड नहीं करता है। अगर करता हो तब बच्चों आंशिक अवकलन हो जाएगा, तब y का अवकलन हो जाएगा, फिर y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके छोड़ देंगे। लेकिन इसमें नहीं होगा तो अब देखो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप ये समझ लीजिए कि y यहाँ पे अचर है, y अक्ष के सापेक्ष क्या है, y अक्ष के सापेक्ष अचर है, क्योंकि वो अचर है, डिपेंड ही नहीं करता, अक्ष के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो अक्ष कितना भी बदले y तो उतना ही रहेगा। भाई अगर आपको अक्ष की जगह 1000 कर दो तो y पे थोड़ी चेंज आएगा, वो तो 3y² ही रहेगा, है ना। इसलिए तीसरा बच्चों आपको जो समझना है वो ये समझना है d/dx, नीचे देखो जगह चाहिएगी, हम एक काम करते हैं, आप इनको नोट करो, फिर मैं इनको मिटा देता हूं पहले। देखो अब हम जोड़ बाकी के साथ में अगर दो फलन आ जाए तो उनका कैसे अवकलन करेंगे वो समझेंगे, देखो ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, यदि हमारे पास कोई दो फंक्शन है, कितने फंक्शन, या तो वो जोड़ के साथ आए या घटाव के साथ आ जाए, तब उनका कैसे अवकलन करेंगे बच्चों, बड़ा सिंपल सा है, आप जो पहले आए उसका पहले अवकलन कर दो, जो बाद में आए उसका बाद में अवकलन कर दो। यानी आप पहले तो अक्ष का अवकलन कर दो अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, फिर जोड़ बाकी कर दो और फिर gx का कर दो। बात समझ में आ गई आपको, फिर gx का कर दो, यानी आप पहले f का करो फिर g का करो। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, f' प्लस माइनस g'। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसे है e की पावर x प्लस x की पावर 4 है, ठीक है, और इसका आपको अवकलन करना है, तो सबसे पहले e का पावर x का अवकलन e की पावर x आता है, ठीक है, डेस, और फिर x की पावर 4 का डेस कर दो, और ये e की पावर x हो जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगी, 4 गुणा x की पावर 4 माइनस तो 1, इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस 4x³, ठीक है। इस तरह से इनको नोट करो आप अच्छे से। अब हम करेंगे गुणा वाला नियम, ठीक है ना, तो गुणा की प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं। चलो देखो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे गुणा प्रॉपर्टी, ठीक है ना, गुणा नियम। अब गुणा नियम कैसे होता है सुनो, हमें क्या दिया होगा कि दो फलन आपको गुणा में मिलेंगे, यानी पहला फलन fx गुणा दूसरा फलन gx, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, अलग चीज है ये। इसमें आप सबसे पहले तो f का अवकलन करोगे, ठीक है ना, और gx को आप ऐसे का ऐसा छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, पहले f का अवकलन फिर g का, फिर इसमें जोड़, ठीक है ना, और फिर f को ऐसा कैसा छोड़ दोगे और g का अवकलन कर दोगे। बात समझ में आ रही है, यानी अल्टरनेट अवकलन होते हैं इसमें,
पहले एफ का होगा फिर जी फ्री रहेगा, फिर जी होगा तब एफ फ्री रहेगा। बात समझ में आ रही? हाँ, ये पार्ट आप उधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का चिन्ह होने की वजह से ये आप इधर उधर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि आप ये समझ लो x की पावर 6 गुणा कोस x है, ठीक है। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। तो सबसे पहले x की पावर 6 का अवकलन होगा, तो कोस x ऐसा कैसा, फिर आप x की पावर 6 को ऐसा कैसा छोड़ दो और कोस x का क्या कर दो? अवकलन कर दो। डेश लिखने का मतलब अवकलन ही होता है। ये हो जाएगा 6x की घात 5 कोस x ऐसा का ऐसा, फिर x की घात 6 ऐसा का ऐसा, कोस x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्या होगा? माइनस साइन x, और माइनस आ जाएगा बाहर, तो आंसर आ जाएगा 6x की घात 5 इंटू कोस x माइनस x की घात 6 इंटू साइन x, ठीक है। तो इस तरह से ये गुणा का रूल हो गया, ठीक है ना। चलो अब भाग का रूल भी समझ लेते हैं फटाफट से। बच्चा पार्टी, अब एक लास्ट रूल है जिसे कहते हैं हम डिवाइड रूल, भाग रूल। उसमें क्या होता है? देखो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास दो फंक्शन है f(x) और g(x). हालांकि ये जो आपका गुणा रूल है उसी का एक एडवांस एक्सटेंड ये कोई नया रूल नहीं है, लेकिन ये दिखता नहीं है उसमें, इसलिए इसको अलग से समझते हैं। इसमें क्या करोगे बच्चों? सिंपल सी चीज है। इसमें सबसे पहले तो लगाएंगे एक बट्टा, और बट्टे में जो नीचे जो संख्या है gx जो है उसका बनाएंगे होल स्क्वायर। क्या बनाएंगे? होल स्क्वायर, यानी gx का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। इसके नीचे जो भी फंक्शन आएगा, जैसा भी आएगा, कुछ भी आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद इसमें पहले नंबर पे कौन है? फलन f, तो उसका अवकलन करेंगे f डेश x, और gx को कुछ नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा। फिर साइन आएगा माइनस, क्या साइन आएगा? माइनस, और फिर f का पहले कर चुके हैं तो इस बार फ्री रख देंगे, और g का इस बार करेंगे बच्चों। और इसमें क्रम का फर्क पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह किस में है? माइनस में, और जहां पर माइनस साइन होता है वहां पे क्रम विनिमयता का फॉलो नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कम्यूटेटिव रूल है ना, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे gx का करेंगे स्क्वायर, सबसे पहले ऊपर है f, तो f का अवकलन g खाली, फिर माइनस, फिर f खाली g का अवकलन। इस तरह से हम ये रूल फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे सुनो कैसे करेंगे। देखो आप मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है e की पावर x बटा log x, ठीक है ना। ये आपके पास एक सवाल आ गया और आपका करना है इसका अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे? सुनो, बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें जो नीचे की संख्या आई है उसका कर दो होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा बच्चा, log की प्रॉपर्टी से संबंधित बच्चों के बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप log की जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हमें सोल्व कराओ। एक इसके बाद हम log की प्रॉपर्टी और समझ लेंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, पहले फलन का अवकलन, e की पावर x का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो e की पावर x का अवकलन करेंगे log ऐसा कैसा, फिर माइनस का साइन आएगा e की पावर x ऐसा कैसा, और log x का कर देंगे अवकलन, ठीक है। अब देखो बच्चों, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और साथ में पड़ा है log x, फिर माइनस e की पावर x कैसा, log x का अवकलन होता है बटा x, ठीक है। और इसके बटे में आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ है नहीं। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड रूल को भी समझ सकते होते। ये थी अपने जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब की सब मैंने आपको सिखा दिया है। एक कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी और होती है संयुक्त फलन की, वो हम इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, उसमें आएगी वो कंपोजिट फंक्शन की, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेशन के भी मेथड के क्वेश्चन आएंगे, लॉगरिथम से बेसिस हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो आज इसी वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है ये चीज, तो आप इनको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। फिर हम पढ़ते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, अभी आपको मैं सिखाने जा रहा हूं लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हम बाद में ये भी सीखेंगे लॉग है क्या, लेकिन पहले प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। हालांकि पहले ये सीखना चाहिए कि लॉग क्या है, ठीक है ना। चलो, लेकिन अपने टॉपिक में आ गया तो पहले प्रॉपर्टी जान लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि लॉग के अंदर क्या,
log के देखो एक नीचे हमेशा उसका आधार लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आधार, और यहां पर वो डोमेन होता है जो कि मान लो अक्ष है, ठीक है ना, और अक्ष के ऊपर मान लो यहाँ पे अक्ष के ऊपर n आ रहा है, यानी log अक्ष की घात n नहीं है, log फिर उसके अक्ष के ऊपर n है, मतलब अक्ष की पावर n है, ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे समझोगे, अक्ष की पावर क्या है तो n। तो यहां पर क्या होगा, जो ये n है वो इस पूरे log के गुणा में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, गुणा में, तो n log ex, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बार का ये हर बार हर एक क्वेश्चन में जहां पे log आएगा वहां तो ये काम आने वाला ही है, हर क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है ना, n बाहर आ जाएगा। दूसरा जो इससे एकदम से रिलेटेड है वो ये है कि मान लीजिए कोई log है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आधार है, मान लीजिए a के ऊपर m घात है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई x के ऊपर n घात है, तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो इसी में एक सवाल और करा देता हूं मैं, मान लीजिए यहाँ पे आधार बदल जाएगा बच्चों, आधार बदल जाएगा, हो ई है ना, ई तो एक परफेक्ट आधार है, लेकिन फिर और भी तो आधार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें अब जैसे x है तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर मान लो m है, तो बच्चों अगर घात आपकी आधार में आ रही है, कहां पे, आधार में आ रही है, तो वो एक बट्टा करके आएगी गुणा में, ठीक है ना, और फिर सेम टू सेम रहेगा, ये इतना ही, लेकिन अगर आधार में अगर कोई घात है वो तो एक के बट्टे में आएगी, और अगर उसके डोमेन में कोई घात है वो इसके गुणा में आएगी। जैसे ये अब इन दोनों से ये हल करो, इन दोनों से ये हल करो, तो ये जो डोमेन वाली है वो तो गुणा में आ गई, और आधार वाली है वो बट्टे में आ गई, और फिर सवाल सेम टू सेम रह गया, ठीक है, ये ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आने वाली है, ये है घात वाली प्रॉपर्टी, क्या है, घात वाली प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं हम गुणा और भाग वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, चलो एक इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चों आपके लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी और लेके आए हैं, जैसे कि मान लो ये बहुत काम आने वाली है, जैसे log में कुछ भी बेस हो सकता है, यहाँ पे ई बेस है मान लो, और दो कोई फंक्शन है मान लो एम एन है, m इंटू एन, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हम ये सोल्व करेंगे कि इसमें एक बार तो log में m आ जाएगा, फिर प्लस लगेगा, और फिर ई बेस में n आएगा। ये तो कब है, जब कोई दो फंक्शन गुणा में आ रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ये है साइन एक्स गुणा कोस एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, log ई बेस साइन एक्स को अलग ले लेंगे, प्लस log ई बेस कोस एक्स को अलग ले लेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जब गुणा में होगा तो अलग अलग कर लेंगे हम log के अंदर, इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। जैसे अब जैसे दूसरा है भाग वाली प्रॉपर्टी, मान लीजिए log के अंदर दो फंक्शन है वो भाग में आ गए, क्या आ गए, भाग में, तब यहां पर बहुत आसान सच इसमें हो जाएगा कि दोनों फंक्शन को नेगेटिव बना दो, दोनों फंक्शन को आपस में क्या बना दो, नेगेटिव बना दो, डिफरेंस कर दो, सॉरी दोनों फंक्शन को नेगेटिव नहीं, दोनों फंक्शन को डिफरेंस कर दो, और जो ऊपर आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो नीचे आता है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे है, मान लीजिए x की पावर 4 बटा e की पावर x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये log e x की पावर 4 माइनस log e की पावर x, e की पावर x। नोट करो बच्चों, दोनों प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसमें देखो बच्चों एक दो स्पेशल और प्रॉपर्टी है, वो देखो, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास log है कोई, ठीक है ना, यहाँ पे e है, यहाँ पे e, अगर यहाँ पे आधार e है और e पे मान लो कि कुछ 4 आ गया, आधार जितना है वो यहाँ पे इसके डोमेन में, डोमेन के ऊपर 4, और मैंने आपको एक बात बताई है, घात आ जाती है गुणा में बाहर, और ये हो जाएगा log e बेस e, तो आप समझिए कि log m बेस अगर m हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है, 1, यानी जितना आधार होता है और आधार पे उतना ही प्रांत हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि log a बेस a की पावर n हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n, ठीक है ना। और ये हमेशा बहुत काम आने वाला सवाल है, जैसे कि आपके पास ऐसा सवाल मिलेगा जैसे 5 की पावर साइन x, अब इसका आप अवकलन करोगे तो ऐसे अवकलन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका वैल्यू ये प्रॉपर्टी लगाते कितना हो जाएगा, ओनली साइन x, और जब इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन आंसर हो जाएगा cos x,
तो कितना फायदा करेगा हमारा, खुद देखो आप। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो इस प्रॉपर्टी की मदद से ये क्वेश्चन यहाँ पे अजीब दिख रहा था, अब इसका डायरेक्ट आंसर हो गया sin x का cos x, ठीक है ना। अगर आपका जो आधार है और आधार पर ही कोई घात लगी हो तो वो क्या हो जाती है, गुणा में आ जाती है, और वही आंसर हो जाता है, इसका बाहर आ जाता है, ठीक है ना। क्यों आया, उसका रीजन ये है, ये घात आएगी गुणा में और इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका होता है 1, 1 क्यों होता है, ये लॉग की लॉग का अर्थ यही होता है। चलो लॉग के बारे में आपको अभी थोड़ा और बताएंगे, चलो इसको नोट करो फिर आगे और देखें नई प्रॉपर्टी। बच्चों एक प्रॉपर्टी और है जो बहुत शानदार होती है, देखो लॉग मान लो ऐसे है, ठीक है ना, और ये ए बेस है और यहां पर मान लो कोई फलन है वाई, मान लो फलन है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, नए आधार की एंट्री करा सकते हैं, वो कैसे होगी, दोनों तरफ लॉग लगेंगे, ठीक है ना। मतलब हमें आधार ए दे रखा है और इस आधार परिवर्तन बोलते हैं इसको, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, आधार चेंज करने वाली, आधार चेंज प्रॉपर्टी। तो आधार यहाँ पे ए है तो एक नया आधार आप लेके आ सकते हो ई बेस ई, तो ऊपर तो आ जाएगा वाई और नीचे जो पहले आधार था वो आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो आप। और इसी से बेसिस होके आपने एक फॉर्मूला निकाला था, याद आपको, log a बेस x का मान निकाला था आपने और उसका आपने अवकलन किया था, उसका आपने अवकलन किया था। तो उसका अवकलन कैसे आया था, कितना आया था याद आपको, log e बेस x, मान लो इसको बनाया था पहले, मैंने ही बनाया था इसको e बेस में, फिर ये आधार यहाँ पे आ गया था, फिर आपने इसका अवकलन किया था। तो देखो इससे जो प्रॉपर्टी बनी है ना, इस प्रॉपर्टी से इसका अवकलन होगा और यहाँ पे ये अचर राशि बाहर आ जाएगा, ठीक है, और log x का होता है 1/x, तो इसका ये फॉर्मूला आपने देखा था, तो वो इस प्रॉपर्टी की मदद से ही होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आप समझ लीजिए। अच्छा कुछ चीजें और जान लीजिए कि log a बेस a का वैल्यू 1 होता है, a बेस a का वैल्यू 1 होता है, यानी जो आधार में है जैसे x का वैल्यू x पे 1 होता है, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए। और log में मान लीजिए log a बेस b लिखा है, ये मान लो कुछ भी है वही मान, तो यहाँ पे a और b का मान है ना, ये हमेशा 0 से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे बेटा, 0 से बड़े रहेंगे। और उसमें जो आधार है ना आपका आधार और ये अंदर जो है ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, आधार का मान क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। ये जो आधार है ना आधार, इसका मान कभी भी 1 नहीं हो सकता और बाकी दोनों की दोनों चीजें हमेशा पॉजिटिव होती है, ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चलो अब एक सिंपल सा एक log का और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद में ये क्लोज करते हैं। बच्चों आपके सामने एक सिंपल सा मैं log को डिफाइन करता हूं कि मान लो log 5 है और 5 बेस मतलब यहाँ पे 625 है, कितना 625, तो इसका अर्थ क्या है ये समझो। इसका अर्थ ये है कि आधार का क्या अर्थ है, यहाँ पे आधार कितना है 5 है और ये क्या है इसका प्रांत है, ठीक है ना, ये हमने कुछ प्रांत है और ये आधार है। तो इस log का मतलब ये होता है कि इस आधार की मैं कितनी घात करूं, क्या इस आधार पे मैं कितनी घात लगाऊं कि इसका प्रांत है ना वो आ जाए, ये होता है log का सही अर्थ। ये आज आपको समझना पड़ेगा, ये होता है इसका अर्थ, आधार पे कितनी घात बढ़ाऊं कि उसका प्रांत आ जाए, और वो घात हमारा आंसर होता है, वो घात हमारा क्या होता है आंसर होता है। जैसा कि इसमें देखो, तो 5 पे मैं कितनी घात लगाऊं 625 आ जाए, बताओ 4 घात, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 5 की घात 4 कितनी होती है 625। कैसे आया चलो वो भी बताते हैं, कैसे आया देखो, कैसे आया सुनो, प्रॉपर्टी से ही आएगा। log 5 बेस 625 को कितने लिख सकते हैं, 5 की घात 4। देखो log के अंदर अगर प्रांत में घात आ जाए गुणा में आ जाती है, तो कितना होगा 4 गुणा log 5 और 5, और समान पे समान आए मतलब जितना आधार उतना ही प्रांत, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां से आंसर कितना हो गया 4। तो देखो ये 4 ये 4, यानी log का प्रॉपर आपको अर्थ समझ में आ चुका है। इस तरह से आप log की कोई भी प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक एक प्रॉपर्टी विथ एग्जांपल आपको समझा दिया है, शायद इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो और इतनी हार्ड वर्क जो हमने करी है वो आप भी करोगे, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन एक बाहर चला जाए ऐसी हिम्मत नहीं होगी एनसीईआरटी की, और हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सब समझाने की, ठीक है। तो मिलते हैं हम नई क्लास के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अभी अवकलन, ठीक है। मिलेंगे हम नए सेशन में नई क्लास के साथ।